हेलो एवरीबॉडी। हम लोग माध्यमिक के लिए सबसे पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उठाने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। आई अंडरस्टैंड कि दीदी करते करते भाई बोरिंग लगने लगता है, तो कौन बोल रहा है कि तुमको इसको एक साथ पूरा का पूरा चैप्टर करने के लिए? डेफिनेटली डोंट डू दैट। एक साथ पूरा चैप्टर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पार्ट बाय पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैं तुमको बोल दूंगी कि यहाँ पे पॉज ले लो, अब तुम ये पार्टनरशिप बिजनेस वाला चैप्टर उठा के करो, उसके बाद वापस से कुछ दिन बाद यहाँ पे आ जाना, वापस से कुछ एक्सरसाइज आगे करना। एक साथ सारा करोगे, थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा बोर्डम लगता है। बट इससे पहले कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के इस चैप्टर पे पहुँचे, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। वो बेसिक बातें हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में क्या है ना, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तो तुम लोग ये समझोगे कि कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, कुछ नंबर होता है जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बिल्कुल, कुछ नंबर हैं जो है रियल नंबर, कुछ है इमेजिनरी नंबर। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि है, मतलब आप कहना चाहती हैं कि कुछ नंबर असली में है और कुछ नंबर मनगढ़ंत है। बिल्कुल ऐसा है। कुछ नंबर है जिनको हम रियल मानते हैं, और रियल इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस दुनिया में, इस डायमेंशन में वो रियल हैं। और क्लास 10 तक वो नंबर्स, जितने भी तुम लोग नंबर्स अपने लाइफ में अभी तक देखते आए हो और आगे क्लास 10 तक देखोगे, वो सारे के सारे रियल नंबर ही होंगे। लेकिन जब तुम 11 में चले जाओगे और तुम मैथ्स लेते हो तो उसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा ऐसे भी नंबर्स जो इमेजिनरी हैं, जो शायद इस रियल डायमेंशन में एग्जिस्ट भी नहीं करते। लेकिन हाँ, मैथ्स के अंदर उनका जगह है, उनसे रिलेटेड चैप्टर्स हैं और उनको डिटेल में पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो मतलब दीदी रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर हम लोग अपने अभी इस वक्त देखते आए हुए हैं और आगे भी देखने वाले हैं, वो सारे के सारे किस नंबर के कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। अब रियल नंबर के टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स ही बताऊंगी जो कि इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ और डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। रियल नंबर का सबसे पहला टाइप जो तुमको पता होना चाहिए वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो जो नंबर 1 से शुरू होते हैं और वो चलते चले जाते हैं, हम लोग उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक? भाई कहाँ तक, तो इसका आंसर तो हमारे पास नहीं है। कहाँ तक जाना है? 4, 5, 6, 7, 10, 1000, 1 लाख, करोड़। नंबर का कोई एंड नहीं होता। तो समझना, जब नंबर का कोई एंड नहीं होता तो हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि कहीं बहुत दूर, लेकिन कितना दूर ये हम खुद ही नहीं जानते। और इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, लूप जैसा। तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसा चलते चले जाओ। कब तक? इन्फिनिटी तक चलते चले जाओ, रुकना नहीं है। चलो, तो जो नंबर 1 से शुरू होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 1 के पहले भी कुछ आता है। 1 के पहले आता है होल नंबर, यानी कि 0। लेकिन 1 के पहले भी कुछ आता है। 1 के पहले आता है 0। इसीलिए अगर तुम काउंटिंग 0 से शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसा चलते चला जाए, तो हम लोग इसको बोलते हैं होल नंबर। तो फ़र्क समझे, नेचुरल नंबर में काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 1 से काउंटिंग शुरू होता है। जबकि होल नंबर में काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क यहीं पे आ गया कि नेचुरल नंबर का काउंटिंग 1 से शुरू होता है और होल नंबर का काउंटिंग 0 से शुरू होता है। अब बहुत सारे लोगों को इसमें भी आपत्ति होना चाहिए कि दीदी हम लोगों ने बहुत एडवांस मैथ्स कर लिया, हम लोग जानते हैं कि 0 के पीछे भी एक दुनिया है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो अगर मैं 0 को बीच में रखूं तो 0 के बाद 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, तो सच है। लेकिन 0 के बाद -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर्स भी तो है। बिल्कुल सही। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे नंबर्स विथ साइन ले आए, साइन वाले नंबर, तो उसके हिसाब से हम लोग इनको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताओ, -1, -2, -3 और कब तक चलेगा ये? माइनस इन्फिनिटी तक। अगर कोई यहाँ पे है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने बड़े होते चले जा रहे हैं?
इन्फिनिटी तक, और इधर -1, -2, -3 और कितने छोटे होते चले जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। ये बात शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से गया, तो मैं एक बार धीरे से समझाने का कोशिश कर रही हूँ। याद रखना इस बात को, अगर तुम ज़ीरो के राइट साइड जा रहे हो, ज़ीरो के राइट, तो ज़ीरो के राइट तुम जितना भी दूर जाओगे तुम ज़ीरो से बड़े होते जा रहे हो। तो अगर तुम ज़ीरो के राइट 1 कदम गए हो तो तुम 1 पे पहुँचे, 2 कदम गए तो तुम और बड़े हो गए, 3 कदम गए तो और बड़े हो गए, क्योंकि तुम जानते हो कि 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। तो जब तुम ज़ीरो के राइट में दूर जाते रहते हो तो तुम्हारा साइज़ बड़ा होते रहता है। मैं कुछ इसको ऐसे इमेजिन करती हूँ, इतना साइज़, फिर इतना, फिर इतना, यानी कि जैसे जैसे तुम ज़ीरो के राइट साइड में बढ़ते हो तो तुम्हारा साइज़ बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, तो बड़ा होते जा रहा है नंबर। लेकिन जब तुम ज़ीरो के लेफ़्ट में जाते हो तो तुम छोटे होते जाते हो। ज़ीरो के पीछे गए हो -1 कदम, तो मान लो तुम्हारा साइज़ ये था, अब -2 कदम, बिकॉज तुम ज़ीरो से और भी दूर भटक गए नेगेटिव डायरेक्शन में, तो तुम और छोटे हो गए। -3 और छोटा, -4 और छोटा। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे तुम ज़ीरो के लेफ़्ट में जाते हो तुम छोटे होते जाते हो। मैं इसको लिख रही हूँ, छोटे होते जाते हो, ठीक है। और जैसे जैसे तुम ज़ीरो के राइट में जाते हो तो बड़े होते जाते हो। अब मुझे ये बताओ तो, एक बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, 3 और 4 में बड़ा कौन है? तो बिकॉज यहाँ पे 3 और 4 के सामने कोई भी साइन यूज़ नहीं किया गया, तो हम मान लेंगे कि +1 प्लस साइन यूज़ किया गया है। तो 3 और 4 के सामने या फिर नंबर के सामने जब कोई साइन यूज़ नहीं होता है तो हम समझ लेते हैं कि प्लस साइन यूज़ हो रहा है। 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो 3 के मुकाबले 4 बड़ा है, तो हम ऐसा साइन यूज़ करते हैं। इस साइन में भी अगर कन्फ्यूजन हो तो हमेशा याद रखना, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो नंबर बड़ा है। तो बिकॉज 4 यहाँ पे बड़ा है इसलिए 4 के तरफ मुंह खुला हुआ है। अब मैं कुछ पूछ रही हूँ, -3 और -4 में बड़ा कौन है? अब देखो माइनस साइन आ गया है, तो तुम मुझे बताओ -3 0 से ज़्यादा दूर है या -4 0 से ज़्यादा दूर है? तो भैया -3 यहाँ पे है, -4 तो और ज़्यादा दूर हो गया, बिकॉज ये और ज़्यादा दूर हो गया तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो -3 और -4 में -3 बड़ा है, क्योंकि -4 तक गए तो और छोटे हो जाओगे। तो ये हमेशा याद रखना कि ज़ीरो के लेफ़्ट में जब तुम जाते हो तो और छोटे होते चले जाते हो, और ज़ीरो के राइट में जब जाते हो तो और बड़े होते चले जाते हो। ये जो पूरा का पूरा नंबर है साइन वाला, इसको कुछ नाम दिया गया है, इसको बोला गया है इंटीजर्स। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रही हूँ। जो हम लोगों ने बोला कि नंबर्स विथ साइन, इनको क्या बुलाया गया है? इंटीजर्स। लिख भी लो, पढ़ भी लो, इंटीजर्स। और ये इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? अभी मैंने बताया, ज़ीरो पे है, 1 2 3 4 और ऐसे चल रहा है, इसीलिए ये प्लस वाले जो है +1, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता है, ज़ीरो तो बेस की तरह काम कर रहे हैं। ज़ीरो के राइट में प्लस नंबर, ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, तो +1 +2 +3 ये जो चलता चला जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो के लेफ्ट में जो है -1 -2 -3 ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रहा है? तो ये है पॉजिटिव इंटीजर, ये है नेगेटिव इंटीजर। यहाँ तक कोई कमी? ज़ीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, तो हम लोग को ज़ीरो इंटीजर ही बुलाते हैं। ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई साइन होता नहीं है, तो ज़ीरो को ज़ीरो इंटीजर ही बुला रहे हैं। ओके, सो ये कहाँ तक हम लोगों ने 3 बात समझा? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, और इंटीजर्स जो होते हैं वो साइन वाले नंबर्स होते हैं। अगर हम लोग प्लस साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव साइड में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है जी, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, इर्रैशनल नंबर क्या होता है, ये सारी बातें हैं, लेकिन वो हमारे इस चैप्टर के लिए ज़रूरी नहीं है। जितना ज़रूरी था उतना मैंने बोला, और आगे और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और भी बताऊंगी, उसके लिए घबराने वाला कोई बात है नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है कंसेप्ट ऑफ, पहला
एक्सप्रेशन, प्लीज़ मुझे बताओ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्या दोनों शब्द सेम है या दोनों में कोई फ़र्क होता है? दोनों में फ़र्क होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में मतलब मैंने कुछ कह दिया, बस इतना ही हुआ है कि 2x + 3। लेकिन इक्वेशन तब होता है जब तुम किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर रख देते हो। जैसे इक्वेशन का मतलब होता है समथिंग इज़ इक्वल टू समथिंग, तभी उसको इक्वेशन बुलाते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ को किसी के बराबर नहीं रखा, यहाँ पे बस बोल दिया 2x + 3। यहाँ पे अगर मैं यही लिखती 2x + 3 = 5, तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने 2x + 3 को बराबर कर दिया है 5 के साथ। बात समझ पा रहे हो? तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है? एक्सप्रेशन बस एक लिखा हुआ एक पूरा नंबर या अल्फ़ाबेट के यूज़ करके लिखा हुआ एक पूरा का पूरा एक छोटा सा। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके कुछ टर्म्स लिखे पड़े हैं बस। और इक्वेशन होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर थिंग किसी और चीज़ के बराबर रखा जाता है। ये फ़र्क होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। अब हम लोग को पढ़ना जो है इस चैप्टर के अंदर वो है अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है उसको अलजेब्राइक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे इस इक्वेशन में x का यूज़ किया गया जो कि एक अल्फ़ाबेट है, ABCD अल्फ़ाबेट है, तो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। अगर कहीं लिखा होता है 5x to the power 3 2y = 5, ये भी अलजेब्राइक इक्वेशन है। अगर लिखा होता है 2x to the power 3/4 + 5y to the power 2 = 10, ये भी अलजेब्राइक इक्वेशन है। मतलब अलजेब्राइक इक्वेशन बनने के लिए बस एक चीज़ है कि समथिंग इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए और अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होना चाहिए, तभी हम उसको अलजेब्राइक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन वहीं पे एक दूसरा शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी बिल्कुल अलजेब्राइक इक्वेशन की तरह ही होता है, लेकिन ज़रा सा फ़र्क ज़रूर होता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहीं पे लिख रही हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। पॉलिनोमियल भी बिल्कुल अलजेब्राइक इक्वेशन 2x to the power 2 3y = 10। याद रखना इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं उसको कुछ बुलाया जाता है, तुम लोग को पता भी होगा। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों? क्योंकि इट कैन वैरी। इसका मतलब क्या है भैया, x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x और y का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें वही तो निकालना है। x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो बिकॉज़ ये कुछ भी हो सकता है इसीलिए हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया। भाई तुम बताओ ना, अलजेब्रा जो मैथ्स का एक पूरा ब्रांच है अलजेब्रा, इसका काम क्या है? टू फाइंड अननोन। ये मदद करता है अननोन का पता लगाने में। एक एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे मैंने तुमको बोला कि 5 + x करने से 10 मिल जाता है, तो x का वैल्यू कितना होगा? तो तुम बोलोगे बिकॉज मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x के अलावा जो पड़ा हुआ है मैं उस साइड भेजता हूँ। तो 10 यहाँ पे था और 5 उस तरफ गया, तो +5 माइनस होने लगेगा, तो ये 5 बचा, यानी x का वैल्यू 5 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अगर मैं 5 के साथ x जो कि वैल्यू 5 आया वो ऐड करूँ तो 10 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा मदद करता है अननोन का पता लगाने में। और बिकॉज अननोन पता नहीं होता है स्टार्टिंग में, इसलिए उसके लिए हम लोग कोई अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लेते हैं। और बिकॉज हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी वैल्यू में आ सकता है, हमें पहले से तो पता नहीं है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो जब एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन कुछ भी लिखा हुआ हो उसमें जब अल्फ़ाबेट का यूज़ होता है तो हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब उस वेरिएबल के आगे जो लिखा हुआ है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल के आगे जो लिखा हुआ है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ कि x², ये जो वेरिएबल है x², इसके आगे क्या लगा हुआ है? इसके आगे लगा हुआ है 2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 2।
यहाँ पे y के आगे क्या लगा हुआ है 3, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 3। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक दूसरा इक्वेशन लिख रही हूँ, बताना यहाँ पे ध्यान से। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 3। अगर ये बोलोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि तुमको साइन के साथ बोलना पड़ता है। y के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 नहीं -3 है। तो दीदी आपने x के बारे में ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि x के आगे जो नंबर लिखा है वो 2 है, यानी +2 है, और प्लस वाला नंबर बताना नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे 5 भी बोल के चला जाए तो मैं समझ जाती हूँ कि 5 मतलब +5। इसलिए प्लस में जब नंबर पॉजिटिव में होता है तो उसके लिए अलग से प्लस बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में बोलना पड़ता है। इसलिए x के आगे जो चिपका हुआ है वो है +2, तो x का कोएफिशिएंट है +2, जबकि y के आगे जो चिपका हुआ है वो है -3, तो y का कोएफिशिएंट है -3। बात समझ पा रहे हो? दूसरा पूछ रहे हैं, बताओ। 5x³ माइनस 2/3 y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 0। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? सामने 5 चिपका है, 5 के आगे कुछ भी नहीं, यानी +5 ही मान लो। y³ का कोएफिशिएंट क्या है? y³ के आगे ये चिपका हुआ है, साइन के साथ लेना है, -2/3। और z³ के आगे तो कुछ भी नहीं चिपका हुआ है, तो भूल मत जाना z³ के आगे कुछ नहीं चिपका है मतलब 1 चिपका हुआ है। अरे बाबा, अगर कोई लिख रहा है जस्ट x, अगर मैं इसको 1x लिख दूँ तो 1x का मतलब क्या है? 1 × x, 1 × x भी तो x ही होता है ना। इसीलिए जब किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा है यानी उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे z³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है x³ y³ z³ और उनके कोएफिशिएंट्स भी मैंने लिख दिए गए। अब एक पॉलिनोमियल क्या होता है और वो कैसे डिफरेंट होता है अलजेब्राइक इक्वेशन से, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा 5x⁴ माइनस 2y इक्वल्स टू 10। क्या ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि अलजेब्राइक इक्वेशन बनने के लिए बस एक क्राइटेरिया मीट करना। इक्वेशन बनने के लिए बस एक कंडीशन है कि जो भी इक्वेशन लिखा गया उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया हो। तो बिल्कुल किया गया x और y, तो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन तो है ही। लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल ये नहीं है। पॉलिनोमियल बनने के लिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया हुआ तो होना चाहिए ही, यानी कुछ वेरिएबल्स तो यूज़ किए गए हो, लेकिन जो पावर हो, पावर होल नंबर होना चाहिए। पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमको सब चलेगा, लेकिन पावर फ्रैक्शन वगैरह हो तो नहीं चलेगा। तो प्लीज़ समझो, क्या ये इक्वेशन एक अलजेब्राइक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। यानी अलजेब्राइक इक्वेशन बनने के लिए बस एक कंडीशन फुलफ़िल करना है कि जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ किया गया हो। लेकिन पॉलिनोमियल बनने के लिए जो पावर है वेरिएबल्स का, वो पावर भी होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल तो नहीं है। तो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन ज़रूर है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ 2x² प्लस 3y³ प्लस z⁴ इक्वल्स टू 0, क्या ये अलजेब्राइक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि अगेन अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है। लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, ये एक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि जो पावर है वो होल नंबर के फॉर्मेट में है ना, 0 से लेके जो शुरू होता है, तो पावर होल नंबर के फॉर्मेट में है। पावर अगर फ्रैक्शन होता, पावर नेगेटिव होता, पावर डेसिमल में होता, तो हम ये अलजेब्रिक इक्वेशन भले ही मान लेते, लेकिन हम ये पॉलिनोमियल नहीं मानते। तो पॉलिनोमियल मानने के लिए याद रखना अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होना ज़रूरी है, प्लस जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। बोलो, बात क्लियर है? अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का जिक्र उठाना है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग चाहो लिखना तो ये लिख सकते हो, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, तो ये मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रही हूँ, सो दैट तुम लोग जब रिवाइज करो खुद के लिए उस समय भी समझ में आए। ऐसा अलजेब्राइक इक्वेशन जिसका पावर होल नंबर
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब इसका टाइप्स है, इसके टाइप्स में नंबर 1 जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ही समझते हैं। अब ये क्या होता है ज़रा समझो। अच्छा यहाँ पे याद रखना मैं 1 वेरिएबल का ही बात करूँगी, मतलब ज़रा समझो। एग्जाम्पल, साइड एग्जाम्पल देखो, 2x + 5 = 10, ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल का यूज़ किया गया है। 2x + 5y = 10, ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है या नहीं है? अगेन है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, लेकिन यहाँ पे x और y 2 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स दिख रहे हैं। सिमिलरली मान लो कोई ऐसा भी लिख देता, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है x ही, चाहे x का स्क्वायर हो, x का 1 हो, x का क्यूब हो, x का 5 हो। अगर बिकॉज एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, एक ही, तो फिर हम लोग इसको 1 वेरिएबल वाला एक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर इसमें एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हो, जैसे यहाँ पे y इस्तेमाल हो गया, z भी इस्तेमाल हो गया, तो एक से ज़्यादा वेराइटीज़ के अगर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये 1 वेरिएबल नहीं है। ये यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो इसमें 3 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स यूज़ किए गए, तो ये 3 वेरिएबल वाला हो गया। तो प्लीज़ समझो, हम लोग अपने क्लास 10 के जर्नी में सिर्फ 1 वेरिएबल वाला टाइप ही देखेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अब जब स्टडी करेंगे 1 वेरिएबल टाइप ही देखेंगे, यानी कि सिर्फ x के टर्म्स में लिखा हुआ होगा या a के टर्म्स में, यानी कि कोई एक ही टाइप का अल्फ़ाबेट होगा, उसी का पावर, स्क्वायर वगैरह यूज़ किया जाएगा, लेकिन अलग अल्फ़ाबेट, एक साथ 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किए जाएंगे वेरिएबल के रूप में। ठीक है, सो 1 वेरिएबल टाइप का। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x + 3 = 10, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि पॉलिनोमियल बनने के लिए एक अलजेब्राइक इक्वेशन होने का ज़रूरत है, यानी एक अल्फ़ाबेट का यूज़ होना ही चाहिए, साथ के साथ इसका पावर होल नंबर होना चाहिए, जो कि है। अब तुम बोलोगे दीदी x का पावर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब x का पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, यानी कि x का पावर 1 है। जब x का पावर कुछ भी नहीं लिखा है तो x का पावर 1 है। तो अब समझना, बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है तो ये 1 वेरिएबल टाइप है, और बिकॉज इसमें जो पावर इस्तेमाल किया गया है वो 1 है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन का नाम दिया गया है। सिमिलरली दूसरा केस यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा 2x² + 3x + 5 = 0। इसमें भी एक ही वेरिएबल इस्तेमाल किया गया x, भले x का स्क्वायर, x का 1 इस तरीके से, बट है तो x ही, तो ये 1 वेरिएबल टाइप ही है। बट समझो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर पे ध्यान दो। अब मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, किसी भी वेरिएबल का पावर जब 0 किया जाता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लूँ x, उसका पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो अब बताओ, तो उल्टा भी लिख सकते हैं ना। अगर कहीं पे, समझना, अगर कहीं पे सिर्फ 3 लिखा है, प्लीज़ इस बात को समझो, अगर x का पावर 0 है तो हम लोग इसको 1 बोल रहे हैं, यानी अगर x का पावर में कुछ भी नहीं है तो उसका वैल्यू 1 आता है। ये लॉज ऑफ इंडिसेस है बचपन का मैथ्स। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कहीं पे सिर्फ 3 लिखा है तो क्या मैं 3 को 3 × 1 लिख दूँगी तो कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 को 3 × 1 मतलब भी एक ही बात है, 3 × 1 भी 3 देता है। और × 1 जो लिखा हुआ है, अब 1 के जगह अगर मैं x⁻0 डाल दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि x⁻0 करके भी तो 1 ही आता है, तो 1 के बदले में अगर x⁻0 लिख दो तो चलेगा। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ज़रा देखो, यहाँ पे 2x लिखा था, यहाँ पे पावर नहीं दिया तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ तो कुछ भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है, क्योंकि वो तुमको दिख नहीं रहा, लेकिन असलियत में वेरिएबल मल्टीप्लाइड है। 3 के साथ x⁻0 मल्टीप्लाइड है। यस, क्योंकि x⁻0 हो जाता है 1, और 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके 3 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ देखो, तुमको लग सकता है यहाँ पे 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, बट है x⁻0। तो बताओ, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना था? 1। बिकॉज इसमें हाईएस्ट पावर 1 था तो ये लीनियर इक्वेशन कहला रहा है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? x⁻2, x⁻1, x⁻0, हाईएस्ट पावर 2 है।
इसलिए इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी दीदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि अगेन क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, x वेरिएबल यूज़ किया गया है और हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे डेफिनेटली। अच्छा, ये वाला है कि नहीं है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत सारे लोग फ्रैक्शन देख के बोलेंगे कि नहीं नहीं दीदी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता ना। याद रखो, जो बात बोला गया है वो वेरिएबल के पावर के बारे में बोला गया। मतलब कि ये बोला गया है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं है? तो वो तो है ही। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा, यानी कि वेरिएबल का पावर 0 है। तो वेरिएबल का पावर तो होल नंबर है ही, तो डेफिनेटली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो याद रखना, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल के सामने जो चिपका हुआ नंबर है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तभी जाके हम लोग उसको हम जाके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाएंगे। ये वाला भी बताओ तो। 5/2 x to the power 2 प्लस 3/5 x इक्वल्स टू 2। ये अलजेब्राइक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? फिर से वही बात, प्लीज़ देखो, जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो है x और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर से मतलब है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है x to the power 2। बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोएफिशिएंट चाहे जैसा भी हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी लेकिन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए +10 आपने लिखा था, यानी 10 × x to the power 0, वो तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तो बस आपने x to the power 2, x to the power 1 यही दो इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हो। प्लीज़ इस बात को यहाँ पे भी समझना। अगर कोई लिख रहा है 5x to the power 2 इक्वल्स टू 10, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों दीदी? भाई वेरिएबल एक इस्तेमाल किया गया है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, इसमें x to the power 1 वाला टर्म, x to the power 0 वाला टर्म दिखाई नहीं दे रहा, बट वो भी छिपा हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मतलब कि तुमको सिर्फ इतना देखना है कि हाईएस्ट पावर 2 है और एक वेरिएबल यूज़ किया गया है, तो क्लास 10 के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अब दीदी ऐसे तो दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं, बस थोड़ा बहुत नंबर को इधर उधर चेंज कर दीजिए, एक दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए एक जनरल इक्वेशन है। जनरल मतलब दुनिया का हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पैटर्न में लिखा जा सकता है। तो प्लीज़ इसको लिखो, जनरल इक्वेशन। दुनिया का हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख के दिखाया जा सकता है। ax² + bx इक्वल्स टू c, सॉरी +c इक्वल्स टू 0। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे याद रखना a, b, c ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे 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 आपने तो बोला था सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करना है, यहाँ तो देखिए a, b, c, x सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज़ याद रखना a, b, c ये सारे के सारे नंबर्स को दर्शाए जा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा है 2x² + 5x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a जो है ये एक कोएफिशिएंट के लिए यूज़ किया गया है, और कोएफिशिएंट तो नोन होता है ना, वेरिएबल अननोन होता है लेकिन कोएफिशिएंट नोन होता है। ये भी कोएफिशिएंट नोन है, ये भी कोएफिशिएंट
नोन है, हालांकि ये कोएफिशिएंट नहीं, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। सारा कन्फ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होगा। यानी मैं ये बोल रही हूँ कि ए बी और सी जो यूज़ किया जा रहा है वो कोई वेरिएबल नहीं है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ए बी और सी जो यूज़ किया जा रहा है वो कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही है। अब कुछ और भी बता रही हूँ, सुनो। ए बी और सी ये सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है ये माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ए बी सी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना है कि ए का वैल्यू हो तो कुछ भी सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। ए बी और सी सबके सब कोएफिशिएंट्स हैं जो कि कुछ भी वैल्यू में हो सकते हैं, बट ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम सोचो, अगर तुमने ए का वैल्यू ज़ीरो रख दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर ए ही 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये भी तो 0 हो जाएगा ना। फिर तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म, हाईएस्ट पावर कितना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने के लिए? हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, तब तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म सिर्फ 1 बचेगा, है ना। हाईएस्ट पावर 1 बचेगा, हाईएस्ट पावर 2 तो 0 आने की वजह से कैंसिल ही हो गया। इसीलिए हम नहीं चाहते एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसको नाम देना है, अगर इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देना है तो इसका हाईएस्ट पावर 2 होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ए को कुछ भी रख सकते हैं बट ज़ीरो नहीं, क्योंकि ज़ीरो अगर रख दिया तो 0 इंटू दिस पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 यानी कि हाईएस्ट पावर जो 2 है वो गायब हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बरकरार रहे, इसलिए ए का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं बट ज़ीरो नहीं। बी और सी कुछ भी हो सकता है, समझना इस बात को। ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी रखो, लेकिन बी और सी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दीदी मान लीजिए अगर बी का वैल्यू 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाता है ना। 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली। तो दीदी जब बी का वैल्यू 0 हो जाएगा तब तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए एक्स टू द पावर 2 और यहाँ पे भूल में जाना सी भी कोई नंबर ही होगा। सी के पावर में बगल में एक्स टू द पावर 0 लगा होगा तो एक्स टू द पावर 1 वाला टर्म तो गायब हो गया। हो गया तो हो गया। शर्त इतना है कि एक्स टू द पावर 2 वाला टर्म गायब नहीं होना चाहिए। शर्त बस इतना है कि एक्स टू द पावर 2 वाला टर्म गायब नहीं होना चाहिए। अब मैं एक और चीज़ बता दे रही हूँ, सुनो। मान लो ऐसा करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। ये जो नंबर है +5 ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ये जो नंबर है +2 ये एक्स का कोएफिशिएंट है। ये जो नंबर है ये अकेला पड़ा है, हालांकि हम जानते हैं अंदर ही अंदर इसमें भी एक्स टू द पावर 0 पड़ा है जो दिखाई नहीं दे रहा, बट वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ये अकेला खड़ा हुआ है। तो बिकॉज ये नंबर अकेला है इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो नंबर अकेला होता है उसको कोएफिशिएंट ना बुला के कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन रखा, या एक और एग्जांपल से पहले देख लो, 5/3 एक्स टू द पावर 2, 2/10 एक्स टू द पावर 1, 3/2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट है +5/3, एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट है 2/10, बट यहाँ पे अकेला खड़ा है तो ये अपने आप में ही पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अब याद रखना ये जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन दिखाया, यानी कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मूला से दिखाया जा सकता है। इस फॉर्मूला से इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, एक्स का कोएफिशिएंट है b और c जो है ये अपने आप में कांस्टेंट है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि a 0 नहीं हो सकता, ये b और c 0 हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर b और c दोनों ही 0 हो गया तो ये भी 0 ये भी 0 तो बचेगा सिर्फ ये टर्म, कोई फ़र्क नहीं है। हाईएस्ट पावर जब तक 2 जिंदा है तब तक कोई फ़र्क नहीं है, बाकी के टर्म हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ax² + bx + c = 0 ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिखाने का तरीका है। a b c कुछ भी हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता, बस ये बात है, ठीक है।